हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक विशेष शिक्षा का क्वेश्चन था कि यदि कोई बच्चा, ये क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में गलत हो गया था, इसका आंसर हमने जल्दी में डीप ब्लाइंडनेस बता दिया था, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होगा, बहुविकलांगता। इस क्वेश्चन को हम फिर पढ़ दे रहे हैं। यदि कोई बच्चा श्रवण बाधिता, स्वालीनता एवं बौद्धिक अक्षमता से प्रभावित है तो उसमें कौन सी विकलांगता है। इफ़ अ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय हियरिंग इम्पायरमेंट, ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, देन व्हाट डिसेबिलिटी इज देयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुविकलांगता। बहुविकलांगता या बहुदिव्यांगता क्या होती है। बहुदिव्यांगता का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति में दो या दो से अधिक प्रकार की विकलांगताओं का होना। इसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी, दृष्टि या श्रवण विकलांगताओं का अनुभव एक साथ हो सकता है। बहुदिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दैनिक जीवन में सहायक उपकरणों, विशेष शिक्षा और विशेष चिकित्सा की ज़रूरत होती है। उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनके लिए विशेष प्रकार की सेवाएं और समर्थन दिए जाते हैं ताकि वे अपने जीवन में अधिकतम सतर्कता प्राप्त कर सकें और समाज में योगदान दे सकें। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं। व्हेन अ विजुअली इम्पायर्ड चाइल्ड रिपीट्स एन एबनॉर्मल एक्टिविटी अगेन एंड अगेन, देन व्हाट इज इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी है दृष्टिबाधित, ऑप्शन नंबर सी है ब्लाइंडिज्म, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंडिज्म। अब ब्लाइंडिज्म होता क्या है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है, और उसके आंसर को यदि आप डिफाइन कर लेते हैं तभी आपको क्वेश्चन हो और उसके आंसर समझ में आते हैं। तो ब्लाइंडिज्म क्या होता है। ब्लाइंडिज्म का हिंदी में अर्थ दृष्टिहीनता से जुड़े उन आदतों या हाव भावों को दर्शाता है जो नेत्रहीन व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनजाने में अपना लेते हैं। ये हाव भाव अक्सर उनकी दृष्टिहीनता से संबंधित होते हैं और उनकी संवेदी जानकारी जैसे स्पर्श या श्रवण पर अधिक निर्भर होते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई नेत्रहीन व्यक्ति खुद को शांत रखने या दिशा जानने के लिए बार बार सिर हिलाता है, उंगली या हाथों से चीज़ों को टटोलता है या अपनी आँखों को छूना जैसे कार्य कर सकता है, यह ब्लाइंडिज्म कहलाता है। ये आदतें उन्हें अपनी दुनिया को समझने और खुद को स्थिर रखने में मदद करती हैं। यही हमारा ब्लाइंडिज्म है। क्वेश्चन नंबर 32 है, SODA क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट्स, ऑप्शन नंबर बी है सिबलिंग ऑफ डेवलपमेंटल अफेजिया, ऑप्शन नंबर सी है सिबलिंग्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी है सिबलिंग ऑन डेफ एडल्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट्स। अब सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट्स का मतलब क्या होता है। सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट्स वे लोग होते हैं जिनके भाई बहन बधिर होते हैं जबकि वे खुद सुन सकते हैं। सिबलिंग ऑफ डेफ एडल्ट्स भाई बहन अपनी ज़िंदगी में सुनने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे अपने बधिर भाई बहनों के साथ बधिर संस्कृति, संकेत भाषा जैसे कि अमेरिकन लैंग्वेज या इंडियन साइन लैंग्वेज, अमेरिकन साइन लैंग्वेज और इंडियन साइन लैंग्वेज और उनके समुदाय की चुनौतियों के साथ जुड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से भाषाविद हैं एमंग द फॉलोइंग इज लिंग्विस्टिक्स स्वार्ज, क्लार्क, नाम चोम्स्की, कोनिक्स मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोम चोम्स्की। कौन हो जाएगा? नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की जी एक प्रसिद्ध अमेरिकी भाषा विज्ञानी, दार्शनिक, संज्ञानात्मक वैज्ञानिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। भाषा विज्ञान में उनके योगदान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। केस इतिहास विधि का प्रतिपादन किसने किया था? एलेन, लाइटनर विटमर, फ्रेडरिक लीप्ले, इनमें से कोई नहीं। तो केस इतिहास का प्रतिपादन जो है फ्रेडरिक लीप्ले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है विद्यालयों में सृजनात्मकता आधारित शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर क्रिएटिविटी बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल्स? ऑप्शन नंबर ए है रटंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विद्यालय की प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी है छात्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर डी है मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव हैं, इसलिए इम्प्रूव इज द इवैल्यूएशन सिस्टम इज अ मोस्ट सुटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण है? विजुअल इम्पायरमेंट, दृष्टिबाधिता, हियरिंग इम्पायरमेंट, श्रवण बाधिता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य क्षमता जैसे कि सीखने, समझने, समस्या हल करने और निर्णय लेने की क्षमता औसत से कम होती है। इसका प्रभाव उनकी रोज़मर्रा की जीवन शैली, सामाजिक कौशल और व्यवहार पर भी पड़ता है। इसे मानसिक मंदता के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन अब इसे संवेदनशील और उपयुक्त शब्दावली के लिए बौद्धिक अक्षमता कहा जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 37 है स्वलीनता का प्रथम उदाहरण कब मिला? व्हेन वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑटिज्म वर्ड? 1966 में, 1699 में, 1705 में, 1807 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है दृष्टिबाधित बच्चे किस प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं? स्वालीनता अभी हमने पढ़ा, तो स्वालीनता पढ़ा, तो स्वालीनता होता क्या है? ऑटिज्म बच्चे किस प्रकार के होते हैं? ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं इसमें सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है, जैसे कि दूसरों के साथ आँख मिलाना, संवाद करना यानी बातचीत, और दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई होती है। दोहराव वाले व्यवहार, किसी खास गतिविधि को बार बार करना जैसे कि हाथ हिलाना, घुमाना, एक ही काम को बार बार करना। ऑटिज्म का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन उपाय आदि करके प्रबंधित किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जैसे कि बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आदि के माध्यम से इनका उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दृष्टिबाधित बच्चे किस प्रकार के अधिगमकर्ता होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ लर्नर्स आर विजुअल इम्पायरमेंट चिल्ड्रेन? ऑडिटरी लर्नर श्रवण अधिगमकर्ता, टैक्टाइल लर्नर स्पर्शी अधिगमकर्ता, ए एंड बी अ और ब दोनों, काइनेस्थेटिक लर्नर गतिज अधिगमकर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण अधिगमकर्ता और स्पर्शी अधिगमकर्ता दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आईपी उपयोगी है
फॉर पुअर चिल्ड्रन ऑफ क्लास, कक्षा के कमज़ोर बच्चों के लिए। फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन ऑफ क्लास, कक्षा के सृजनात्मक बच्चों के लिए। एंड बी बोथ, अ और ब दोनों। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आईपी कक्षा के कमज़ोर बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है। फॉर पुअर चिल्ड्रंस ऑफ क्लास, कक्षा के कमज़ोर बच्चों के लिए। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। यह एक लिखित योजना है जो उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जिन्हें विशेष शिक्षा या अतिरिक्त शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। आईपी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी विशेष ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा और सेवाएं मिले। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रतिभावान बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। द बेस्ट प्रोविज़न इज़ फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रेन। योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षोन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेक द रिच प्रोग्राम, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। बाकी सभी पॉइंट जो हैं निगेटिव हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्रवण बाधित बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए भाषा शिक्षण की प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। किस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? विच मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज यूज्ड टू टीच ग्रामर टू हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। नेचुरल मेथड, प्राकृतिक प्रविधि, स्ट्रक्चरल मेथड, संरचनात्मक प्रविधि, कंबाइंड मेथड, संयुक्त प्रविधि। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चरल मेथड, संरचनात्मक प्रविधि। अब संरचनात्मक प्रविधि होता क्या है? संरचनात्मक प्रविधि के संदर्भ में उन शिक्षा और प्रशिक्षण विधियों को कहा जाता है जो सुनने में समस्या वाले बच्चों या व्यक्तियों को उनकी संचार क्षमताओं को सुधारने और सामाजिक, शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करने के लिए व्यवस्थित रूप से अपनाई जाती हैं। यह विधि विशेष रूप से उन बच्चों के लिए होती है जो सुनने में कठिनाई का सामना करते हैं और इसके माध्यम से उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने और अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संरचनात्मक प्रविधि, स्ट्रक्चरल मेथड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? अ चाइल्ड हु बिहेव्स अगेंस्ट सोशल रूल्स एंड लॉज इज कॉल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक। इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चाइल्ड, बौद्धिक अक्षम बालक। डेलिक्वेंट चाइल्ड, अपराधी बालक। हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड, श्रवण बाधित बालक। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपराधी बालक, डेलिक्वेंट चाइल्ड। अब आपराधिक बालक क्या होता है? अपराधी बालक वह बच्चा या किशोर होता है जो सामाजिक, कानूनी या शैक्षिक नियमों और मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे बालक समाज में स्थापित कानूनों या आचार व्यवहार से भटक कर अपराध करते हैं जो सामान्य रूप से बच्चों और किशोरों के लिए अस्वीकार्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। फैसिलिटी चिल्ड्रेन, व्यवस्था बच्चे, चिल्ड्रेन फैसिलिटी बच्चे व्यवस्था, इन्वायरमेंट फैमिली परिवेश परिवार, चिल्ड्रेन इन्वायरमेंट बच्चे परिवेश। तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप में बदलना है। तो फैसिलिटी चिल्ड्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनएसएस का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एनएसएसओ। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल सैंपल स्कूल ओरिएंटेशन। नेशनल स्ट्रेटजीज ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 है, शैक्षिक द्विभाषिता क्या होती है? नेशनल
अब आपके दिमाग में आ रहा है कि NSSO होता क्या है। तो NSSO जो होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रहण और सर्वेक्षण करना है। शैक्षिक द्विभाषिता क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है कि व्हाट इज एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म? टू टीच टू लैंग्वेज टुगेदर, दो भाषाओं को एक साथ पढ़ाना। टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड ऑफ चिल्ड्रेंस फर्स्ट लैंग्वेज, बच्चों की प्रथम भाषा को आधार बनाकर दूसरी भाषा सिखाना। अपोज चिल्ड्रेंस मदर टंग, बच्चों की मातृभाषा का विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज बेस्ड ऑफ चिल्ड्रेंस फर्स्ट लैंग्वेज, अर्थात बच्चों की प्रथम भाषा को आधार बनाकर दूसरी भाषा सिखाना। क्वेश्चन नंबर 46 है विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड डिसेबल्ड डे सेलिब्रेटेड? 7 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रेन? रिच इमेजिनेशन, समृद्ध कल्पना शक्ति, स्लो लर्निंग, सीखने की गति धीमा होना, एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, व्यवहार संबंधित समस्याओं की अभिव्यक्ति। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है समस्यात्मक बालक है। अरे क्वेश्चन नंबर 47, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की है? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी नहीं हो जाएगा क्योंकि सी निगेटिव है, बी भी निगेटिव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिच इमेजिनेशन, समृद्ध कल्पना शक्ति। सॉरी, क्योंकि हमने निगेटिव पॉइंट नहीं देखा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समृद्ध कल्पना शक्ति सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। क्योंकि सीखने की गति धीमा होना उनका नहीं है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम सृजनशील बालकों की नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है समस्यात्मक बालक, अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इज। ऑप्शन नंबर ए, द स्टीलर, चोरी करने वाला। ऑप्शन नंबर बी, झूठ बोलने वाला। ऑप्शन नंबर सी, माता पिता का कहना न मानने वाला। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक के सभी उदाहरण हैं द स्टीलर, द लायर, पेरेंट्स टॉक नॉन बिलीवर, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्नलिखित में कौन सी मूल रचना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विकलांग व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था को शिक्षित करना चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं। दे डिज़र्व सिंपैथी, दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ टू नॉर्मल लाइफ। उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, उन्हें भी शिक्षित करना आवश्यक है। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है
तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चंस को जानें कि किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है, इसके क्वेश्चन को किस प्रकार व्याख्या किया जाता है। सिर्फ क्वेश्चन को रटने से फ़ायदा नहीं है, क्वेश्चन के आंसर को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।